अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद तलहा गमरान है और मैं मेडपल्स पे बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर हूँ, ठीक है? ऑलराइट। अच्छा, मैंने आप लोगों से वादा किया था कि इंशाल्लाह हम उन चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे जो चैप्टर्स पीएमडीसी के सिलेबस आउटलाइन में हैं, पर आज से पहले नहीं थे। तो हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में होम्योस्टेसिस के हवाले से कुछ बात करेंगे। होम्योस्टेसिस के हवाले से बात करना इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज़ ये सिग्निफिकेंट है, इसकी एक इम्पोर्टेंस है। और उसके अलावा ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि पीएमडीसी के कोर्स आउटलाइन में इसको इंक्लूड किया गया है, ठीक है? हम बात करेंगे होम्योस्टेसिस के हवाले से। व्हाट अबाउट होम्योस्टेसिस, ठीक है? अच्छा, मैं आपको बारी-बारी एक-एक बात जो समझाऊँगा मैं उसमें आपको एमसीक्यूज़ भी बताता रहूँगा कि यार यहाँ पर ये एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, यहाँ पर वो एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है? अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो अक्सर बायो में और केमिस्ट्री में, इनफैक्ट फिजिक्स में भी कभी-कभार पूछी जाती है, व्हाट दे डू इज़ दे राइट द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फिनोमेना। कोई भी फिनोमेना होगा उसका 4 डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, ठीक है? और पूछेंगे दिस फिनोमेना इज़ नोन एज़। तो सिमिलरली इसके लिए होम्योस्टेसिस के लिए भी ये हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि होम्योस्टेसिस में क्या मौजूद है, मतलब क्या है होम्योस्टेसिस का, ठीक है? देखो, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट होम्योस्टेसिस तो होम्योस्टेसिस के हवाले से ये बात समझाई जाती है कि होम्योस्टेसिस क्या है। इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ बॉडीज इंटरनल एनवायरनमेंट। इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ बॉडीज इंटरनल एनवायरनमेंट ड्यू टू चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है? तो ये होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन हो आ गई। एक टर्म मैं आपको बता रहा हूँ दैट इज फ्रीक्वेंटली मिस्ड मैच्ड विद होम्योस्टेसिस एंड दैट इज हीमोस्टेसिस। देखो, होम्योस्टेसिस और हीमोस्टेसिस में सिर्फ एक ई एम और ई का फर्क है, आगे पीछे हुआ है, सही है बेटा? हीमोस्टेसिस कहते हैं ब्लड के स्टॉपेज को। ब्लड, कोई भी इंजरी हुई, आपको चोट लगी, अब ब्लड फैलेगा बॉडी का कि उसको बचाओ, उसको प्रिवेंट करो कि वो फ्लो करे, दैट इज हीमोस्टेसिस, ठीक है? हीमोस्टेसिस इज फार डिफरेंट फॉर फ्रॉम होम्योस्टेसिस, बिल्कुल अलग चीज़ है, ठीक है? तो नामों में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? ऑलराइट, नाउ देखो, होम्योस्टेसिस के ना कुछ वो हैं हमारे पास, एलिमेंट्स हैं। जो चीज़ होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखती है उसे क्या कहते हैं? 3 एलिमेंट्स होते हैं। 3 एलिमेंट्स कहें या कंपोनेंट्स कहें, बेसिकली वो 3 होते हैं। दैट आर, व्हाट आर दे? वो हमारे पास 3 क्या कहलाते हैं? रिसेप्टर्स, ठीक है? पहला क्या हो गया बेटा? रिसेप्टर्स। और रिसेप्टर्स के बाद सेकंड पे कौन आएगा? कंट्रोल सिस्टम। और तीसरा कहलाएगा इफेक्टर, ठीक है? व्हाट दे डू इज दे, ये सारे के सारे ना मिला के होम्योस्टेसिस परफॉर्म कराते हैं, यानी कि ऑल ऑफ देम कलेक्टिवली मेक्स फीडबैक सिस्टम, ठीक है? फीडबैक मैकेनिज्म को या फीडबैक को ये रेगुलेट करते हैं। देखो, बात ये कि होम्योस्टेसिस और फीडबैक अलग अलग नहीं है। होम्योस्टेसिस क्या है? होम्योस्टेसिस कहलाता है वो प्रोसेस जिसके थ्रू बॉडी अपनी इन्वायरमेंट को मेंटेन रख रही है। और फीडबैक मैकेनिज्म डायरेक्शन डिटरमाइन करता है, ठीक है? मैं आपको इसको ज़रा और समझाता हूँ यहाँ पे। व्हाट अबाउट फीडबैक सिस्टम? देखो, फीडबैक सिस्टम कहलाता है चेक एंड बैलेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी, ठीक है? ये क्या कहलाता है? चेक एंड बैलेंस
system of body is known as feedback मैकेनिज्म. बेसिकली फीडबैक मैकेनिज्म हमें होम्योस्टेसिस में हेल्प करता है. ठीक है, फीडबैक मैकेनिज्म एक अलग चीज़ है जो कि एक अलग फिनोमेना है, और होम्योस्टेसिस पूरा प्रोसेस है ब्रॉड स्पेक्ट्रम में. उसके मजीद 3 प्रोसेस होते हैं, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल फीडबैक मैकेनिज्म को समझना ज़रूरी है. देखो, फीडबैक मैकेनिज्म बॉडी का चेक एंड बैलेंस सिस्टम है जो कि बताता है कि बॉडी ने अब कोई सिक्रीशन बढ़ानी है या कोई एक्शन बढ़ाना है या कोई एक्शन कम करना है, कोई सिक्रीशन कम करनी है. ठीक है, तो फीडबैक सिस्टम मेरे पास दो तरह का होता है, दैट इज पॉजिटिव एंड दैट इज नेगेटिव. ठीक है, अगर मिसाल है ब्लड ग्लूकोज लेवल तुम्हारा बढ़ गया. ठीक है, तो बढ़ने की वजह से क्या हुआ, इंसुलिन हो गई रिलीज. ठीक है, जैसे ही इंसुलिन रिलीज हुई, उसने ये देखो ये एल लिखा है, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल. उसने क्या किया, ब्लड ग्लूकोज लेवल को, ऑब्वियसली इंसुलिन का काम क्या होता है, बीटा सेल से निकलती है पेनक्रियास के, और ये क्या करेंगे, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर देंगे. तो अगर स्टिमुलस मिली, ठीक है, और स्टिमुलस मिली और उसके बाद जो रिस्पॉन्स हुआ, और उस रिस्पॉन्स के चक्कर में स्टिमुलस कम हो गई, तो वो क्या कहलाता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. ठीक है, इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, इफ द स्टिमुलस इज डिप्रेस्ड, स्टिमुलस कम हो गई, डिप्रेस हो गई ना, डिप्रेस का मतलब है कम हो जाना, वैल्यू कम हो जाना, इज डिप्रेस्ड, देन द फीडबैक इज नोन एज, देन द मैकेनिज्म लिखो या फीडबैक लिखो, एक ही बात. कौन सा फीडबैक कहलाएगा, दैट इज नेगेटिव फीडबैक. इसकी एग्जांपल ब्लड ग्लूकोज की इसीलिए दी क्योंकि ये बार बार आती है. ठीक है, अब मिसाल है किसी इंसान को लगी चोट, तो जिस जगह चोट लगती है वहां पता है क्या होता है, व्हाट हैपेंस इज, वहां आ जाते हैं प्लेटलेट, सारे के सारे प्लेटलेट रिलीज हो गए उस जगह पे, एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, एट द साइट ऑफ इंजरी प्लेटलेट बढ़ जाते हैं. ठीक है, जैसे ही वहाँ प्लेटलेट बढ़ेंगे, व्हाट दे डू इज दे रिलीज अ केमिकल दैट इज नोन एज थ्रोम्बोक्सिन A2. ठीक है, ये इतना आपके काम का नहीं है याद रखना, और मैं मिसाल बता रहा हूँ, बस वो याद रखो. उन्होंने क्या किया, थ्रोम्बोक्सिन A2 रिलीज करा दिया. व्हाट थ्रोम्बोक्सिन A2 डज इज, थ्रोम्बोक्सिन A2 आएगा और प्लेटलेट को और प्लेटलेट्स को वहाँ बुलाएगा, ये प्लेटलेट को अट्रैक्ट करता है. तो क्या हुआ, देखो स्टिमुलस मिली और स्टिमुलस के मुकाबले में जो रिस्पॉन्स हुआ, उस रिस्पॉन्स से तुम्हारी स्टिमुलस मजीद बढ़ गई. ठीक है, प्लेटलेट बढ़ा, प्लेटलेट बढ़ने की वजह से थ्रोम्बोक्सिन A2 रिलीज हुआ, ये हो गया स्टिमुलस. बॉडी के रिसेप्टर्स को पता चल गया यार थ्रोम्बोक्सिन A2 रिलीज हुआ है. व्हाट दे डू इज दे इनवाइट मोर प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट एग्रीगेशन बना देता है, बहुत सारे प्लेटलेट्स को बुलाएगा. तो यहाँ हो क्या रहा है, दोनों जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, दोनों चीज़ें सेम डायरेक्शन में जा रही है, प्लेटलेट बढ़ रहे हैं. तो ये क्या कहलाता है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म. यानी कि इफ द स्टिमुलस इज एलिवेटेड, यानी कि स्टिमुलस क्या हो गई, बढ़ गई, एलिवेटेड, देन द मैकेनिज्म इज पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म. ठीक है भाई, ये बातें एग्जैक्ट एमसीक्यू में आती हैं, सही है, पॉजिटिव. ठीक है, डन हो गया. तो ये हमारे पास कहलाता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म. ठीक है, अब आपके पास जो होम्योस्टेसिस में आपके पास जो चीज़ें आती हैं या कंपोनेंट्स, ये तो हो गए होम्योस्टेसिस के वो कंपोनेंट जो होम्योस्टेसिस को रेगुलेट करते हैं. कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो होम्योस्टेसिस को बना रहे हैं. यानी होम्योस्टेसिस कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स या 3 मेन प्रोसेसेस.
ठीक है, होम्योस्टेसिस में फर्दर प्रोसेसेस कितने होते हैं, तो हम बात करेंगे अब प्रोसेसेस ऑफ होम्योस्टेसिस। देखो देर आर थ्री। नंबर वन, ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है। नंबर टू, थर्मो रेगुलेशन। ठीक है। और लास्ट इज एक्सक्रीशन। देखो अब आपने क्या करना है, इन तीनों प्रोसेसेस को अब आपने डिटेल में पढ़ना है, तो आपको पता चल जाएगा बॉडी कैसे इन तमाम चीज़ों को रेगुलेट करती है। देखो मैंने आपसे क्या कहा, होम्योस्टेसिस क्या है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। आपकी इंटरनल एनवायरनमेंट में कुछ चीज़ें हैं, देखो वो क्या है, वाटर है। 70% ऑफ योर बॉडी इज वाटर। तो भाई ऑस्मो रेगुलेशन के थ्रू बॉडी क्या करती है, वाटर के इंटरनल इन्वायरमेंट को सेम रखती है, उसको 70 से 65 नहीं होने देगी और ना 75-80 होने देगी। तो क्या ये सेम रख रही है, बिल्कुल रख रही है, रख रही है। तो अगर ये सेम रख रही है तो क्या ये होम्योस्टेसिस है, बिल्कुल होम्योस्टेसिस है। दूसरा, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे एंजाइम काम करते हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। एंजाइम नहीं हो, मेरी एक बात याद रखना सारी जिंदगी, विदाउट एंजाइम्स द केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी वुड सीज, बंद हो जाएंगे। तो टेम्परेचर इतना इंपॉर्टेंट है रेगुलेट करना, सारी बॉडी के केमिकल रिएक्शन रुक जाएंगे। सही है, तभी आप देखो बुखार में आप खा नहीं पाते, क्यों, डाइजेशन नहीं होती है, भूख ही नहीं लगती है बंदे को। भूख लगेगी तो वेगस नर्व आपके ब्रेन को बताएगी ना, खाना, मिसाल है आपने खाना खाया, अब खाना डाइजेस्ट हो गया तो अब खाना नहीं है पेट में, तो आपकी आपका स्टमक आपके ब्रेन को बताएगा थ्रू वेगस नर्व के भाई मुझे भूख लगी है, माई स्टमक इज एम्प्टी। बुखार में आदमी एक एक दिन तक नहीं खाता है, क्यों, स्टमक में खाना मौजूद है, डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा, तो स्टमक ब्रेन को बताता है भाई आई एम फुल, मुझे भूख नहीं लगी है। क्यों नहीं लगी है भाई, डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं डाइजेस्ट हो रहा सर, डाइजेस्टिव एंजाइम काम नहीं कर रहे। क्यों नहीं काम कर रहे, एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं हायर टेम्परेचर पे। समझ में आ रही है बात। तो ये सारी बातें जिस हवाले से हमारे कहते कहा जाता है टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रेगुलेट। फिर आप मुझे याद रखो, एक्सक्रीशन कहते हैं रिमूवल ऑफ वेस्ट। मुझे बताओ कचरे के साथ क्या किया जाता है, उसको रखा जाता है, बढ़ाया जाता है, या एज सून एज पॉसिबल निकाला जाता है, निकाला जाता है भाई। तो बॉडी में एक्सक्रीशन में क्या हो रहा है, वेस्ट मटेरियल, कचरे को निकाला जा रहा है, बॉडी के लिए रिमूव इट आउट। तो हम यही करेंगे। ठीक है, अब आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी है, क्या है, ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में एक्सक्रीशन इंपॉर्टेंट है और थर्मो रेगुलेशन। मैं आपको एक्सक्रीशन पढ़ाऊंगा, खुद ही समझ में आएगा ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीशन के अंदर भी हो रही है। ठीक है, तो हम पहले थर्मो रेगुलेशन पढ़ लेते हैं क्योंकि थर्मो रेगुलेशन छोटा सा है, और उसके बाद फिर जो है वो हम लंबा एक्सक्रीशन पढ़ते रहेंगे एक साथ। ठीक है, देखो पहले हम बात करेंगे थर्मो रेगुलेशन की। व्हाट अबाउट थर्मो रेगुलेशन। देखो इट इज़ द प्रोसेस, यानी बॉडी क्या रखती है इस प्रोसेस के थ्रू, अपने टेम्परेचर को, हीट को क्या रखती है, सेम रखती है। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द टेम्परेचर ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी रिमेन्स सेम। यानी बॉडी इसके थ्रू क्या करती है, टेम्परेचर को सेम रखने की कोशिश करती है। सही है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम टेम्परेचर को सेम रखेंगे। सेम रखने का मतलब क्या है, दो ही मतलब हो सकते हैं, ना उसको ज़्यादा बढ़ने देना है ना उसको ज़्यादा कम होने देना है। तो किससे ज़्यादा और किससे कम, एवरेज वैल्यू। तो सबसे पहले याद रखो, एक एमसीक्यू पूछा जाता है, वो बहुत आसान, सबको पता है, एवरेज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब दो काम है, दैट इज, मैंने आपसे क्या कहा, दो कंडीशन है ना, या तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, दैट इज नोन एज हाइपरथर्मिया, टेम्परेचर पर डिग्री सेल्सियस राइज हो जाएगा। ठीक है,
हाइपरथर्मिया, अदर वन इज हाइपोथर्मिया, टेम्परेचर का कम हो जाना। नंबर एक देखो कहलाता है वेजो डाइल। एक क्या होता है, बॉडी को जब पता चल गया ना कि भाई अब मेरा टेम्परेचर बढ़ गया है, बॉडी क्या करती है, उसको क्या करना है, टेम्परेचर बढ़ा बढ़ा हुआ है तो हीट को डिसिपेट करेगी, टेम्परेचर खुद ही कम हो जाएगा, एवरेज पे आ जाएगा। तो ये क्या करेगी, हीट डिसिपेशन। हीट डिसिपेशन के लिए इसके पास बहुत तरीके हैं। नंबर वन ऑफ देम इज स्वेट। तभी देखो बुखार में भी आदमी को ठंड में भी पसीने आ रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया तो बॉडी कहती है निकालो भाई हीट को, ठीक है। दूसरा हीट डिसिपेशन का मेथड है कि क्या कराओ, ब्लड से हीट सरफेस एरिया बढ़ा दो, सिंपल वेजो डायलेशन। देखो बात सुनो, आपके घर में पानी गिरा, पानी गिर गया, सबसे पहले काम क्या करोगे, पानी को फैला दो। क्यों फैलाओगे, फैलाने से हीट बढ़ती है, टेम्परेचर फैल जाएगा ना, तो इवेपोरेशन जल्दी हो जाएगी। इसी तरह बॉडी क्या करती है, ब्लड को फैला देती है, क्या होगा भाई, हीट जल्दी, हीट इधर उधर फैल जाएगी, सारा टेम्परेचर फैल जाएगा। सही है, तो वेजो डायलेशन का मकसद क्या है, इन ऑर्डर टू डिसिपेट द हीट बॉडी, व्हाट डज इट डू इज, बॉडी क्या करती है, बॉडी वेजो डायलेशन करती है। तो अब तक दो मेथड देख लिए हमने, हीट डिसिपेशन के, स्वेट और वेजो डायलेशन, ठीक है। देखो एक और मेथड क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। बॉडी क्या करती है, कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल्स के थ्रू हीट ट्रांसफर, कंडक्शन। ये नई किताबों में ना कंडक्शन का जिक्र है। देखो मैं आपको बताऊं कंडक्शन में होता क्या है। गर्मी हुई, लड़कों को आमतौर पे, जो लड़के स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, उनकी एक शिकायत होती है, डॉक्टर साहब वो कहते हैं सर गर्मी दाने हो रहे हैं, एंड इट्स एब्सोल्युटली कॉमन फॉर एवरी वन वन जो ज़्यादा एसी वगैरह में पंखे में नहीं बैठे होते हैं, ठीक है। तो कंडक्शन में हम क्या करा, हम कंडक्शन का मेथड यूज़ करते हैं। कैसे, अप्लाई पाउडर, पिक्रिक पाउडर। तो क्या होगा, पाउडर के पार्टिकल क्या होते हैं, सॉलिड, आपकी बॉडी सॉलिड, सॉलिड टू सॉलिड हीट ट्रांसफर होता है। टेम्परेचर का रूल क्या है, हायर टू लोअर, पाउडर का टेम्परेचर कम है, आपका टेम्परेचर ज़्यादा है, भाई भाई अप्लाई पाउडर, हीट कहाँ से रिलीज होगी, कहाँ से कहाँ जाएगी, आपकी बॉडी से पाउडर तक, हीट गोज फ्रॉम बॉडी टू पाउडर। तो ये क्या कहलाता है, कंडक्शन। चौथा मेथड है कन्वेक्शन का। कन्वेक्शन होता है कि एयर के मॉलिक्यूल्स के थ्रू, गैस के मॉलिक्यूल्स के थ्रू। तो उसमें क्या होता है, आपको बैठना होगा टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर के अंदर, ठीक है। यू नीड टू सिट अंडर अ फैन, सिट अंडर अ फैन। होगा क्या, हीट कहाँ से कहाँ डिसिपेट हो जाएगी, हीट जाएगी, हीट गोज फ्रॉम बॉडी टू एयर। तो अब क्या हुआ, देखो हवा यूजुअली ठंडी है, आपकी बॉडी में हीट ज़्यादा है, हीट आपकी बॉडी से जाएगी हवा में। तो अब पंखे का रोल क्या है इसमें, पंखे का रोल ये है कि वो जब हवा गर्म हो गई, तो अब हवा गर्म है, आप ठंडे ना हो जाए। जब आपकी की बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया और हवा का बढ़ गया, तो दोबारा हवा यहाँ आ सक आपकी बॉडी में आ सकती है। तो पंखे का काम क्या है, पंखा टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर रेगुलेट कर देता है, ताकि हीट ट्रांसफर दोबारा आपकी बॉडी के अंदर नहीं हो पाए, ठीक है। तो इसको इस तरह कॉन्सेप्ट से लेके चलें, आपको समझ में चीज़ें ज़्यादा आएंगी, ठीक है। अच्छा जी, नाउ second condition is where the temperature goes down, ठीक है, that is known as हाइपोथर्मिया। बॉडी का टेम्परेचर रेगुलर से कम हो जाना, ठीक है। what does it do is वेजो कंस्ट्रिक्शन। बॉडी क्या करती है, वेजो कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। यानी कि उसको पता है, बॉडी को पता है भाई मेरी हीट ऑलरेडी कम है, तो मैं उसको कम और
कंस्ट्रक्ट करूंगी, ब्लड वेसल्स कंस्ट्रक्ट हो गई, तो जो ब्लड में हीट थी ना वो और कम हो गई, वो और बाहर नहीं जा रही, क्योंकि ऑलरेडी कम है, और मजीद बाहर जाएगी तो और मसला होगा। ठीक है। व्हाट डज इट डू अगेन? शिवरिंग, कपकपाहट, बॉडी कांप रही होती है ताकि हीट जो है वो अंदर ही रहे। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं, आप अपना जो कोई भी गर्म चीज़, कंबल में चले जाते हैं लोग, या आपने देखा स्पोर्ट्स में जब जाके आते हैं तो आप वो कर सकते हैं अपना, ठीक है, अपने आप को जैकेट बांध लें। ठीक है, सही है। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम अपना थर्मो रेगुलेशन मेंटेन रख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थर्मो रेगुलेशन के पास, दैट इज एक्सक्रीशन। ठीक है, व्हाट अबाउट एक्सक्रीशन? तो एक्सक्रीशन के हवाले से कुछ मेन मेन पॉइंट्स यहाँ पर हम देखेंगे, राइट। देखो, व्हाट अबाउट एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन कहते हैं रिमूवल को। एक्सक्रीशन किसको कहते हैं? रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। आपकी बॉडी में ना सारे दिन रिएक्शंस हो रहे होते हैं ना, तो अब जो रिएक्शन का आउट प्रोडक्ट होगा उसको हमने क्या करना है, निकालना है बॉडी से। ठीक है, तो दैट इज नोन एज एक्सक्रीशन। देखो, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस डिफरेंट हैबिटेट्स का डिफरेंट होता है बेस्ड ऑन वाटर लेवल एंड देयर मेटाबॉलिज्म। व्हाट अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल्स? देखो, वेस्ट मटेरियल्स के हिसाब से जब आप ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हो ना, तो देर आर थ्री काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बेस्ड ऑन वेस्ट प्रोडक्ट। नंबर वन, दोज हु secrete NH3। नंबर टू, दोज हु secrete यूरिया। एंड नंबर थ्री, दोज हु secrete यूरिक एसिड। अच्छा, मेक श्योर, प्लीज इस बात को याद रखो, अमोनिया सिक्रीट करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अमोनिया 100% होगा। या हम यूरिया सिक्रीट करते हैं तो हमारी यूरिन डीआर में, यूरिन की रिपोर्ट में सिर्फ 100% यूरिया नहीं आएगा भाई, 100 चीज़ें होंगी। ठीक है, बहुत चीज़ें होती हैं, ये आइन वो आइन वो वाटर, ये चीज़ वो चीज़। तो कभी भी जब हम कहते हैं ना यूरिया कोई सब ऑर्गेनिज्म सिक्रीट कर रहा है, या हम कहते हैं कि बर्ड्स यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं, तो देखो उससे मुराद ये होती है कि उससे मुराद ये होती है कि हम जो है वो मेजर कंपोनेंट की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, मेजर कंपोनेंट की बात करते हैं। ठीक है, ऑलराइट, नाउ अब हम करेंगे अमोनिया को डिस्कस। देखो, व्हाट अबाउट अमोनिया? तो अमोनिया की कुछ प्रॉपर्टीज हम यहाँ डिस्कस करते हैं। अमोनिया के हवाले से दो बातें आपने यहाँ याद रखनी है। नंबर वन, अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक। ठीक है, दूसरा, अमोनिया इज पॉइजनस, पॉइजनस गैस है, बॉडी में होगी तो नुकसानदेह। अब अमोनिया में टॉक्सिक को क्या करते हैं हम लोग, रिमूव करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं। सही है, तो टू डिटॉक्सिफाई अमोनिया, टू डिटॉक्सिफाई अमोनिया यू नीड लॉट्स ऑफ वाटर। आपको बहुत सैकड़ों लीटर पानी चाहिए। कहाँ से लाएंगे पानी? ब्लड 5 लीटर है, कहाँ से लाओगे पानी? नहीं ला सकते ना सैकड़ों लीटर। तो भाई ये याद रखो, अमोनिया कौन सिक्रीट करता है? ओनली दोज हु हैव लोड्स ऑफ वाटर। तो वो कौन है? एक्वाटिक एनिमल्स, फिशेस। फिशेस सीक्रेट NH3। क्यों? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इतना पानी अवेलेबल है उनकी सराउंडिंग में, दे कैन अफोर्ड लॉट्स ऑफ वाटर। ह्यूमन बॉडी नहीं कर सकती। तो ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स, fishes, aquatic animals that have lots of water, and they excrete ammonia as their major excretory material, they are known as ammonotelic.
ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? अमोनोटेलिक। सही है। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूरिया। ठीक है, अब यूरिया को डिटॉक्सिफाई, यूरिया कैसे बनता है मैं आपको अगर बताऊं ना, तो आखन बोर्ड में जो इंटर के बच्चे हैं वो मेरी बात पकड़ लेंगे कि यूरिया कैसे बनता है। ठीक है, दैट, अब दूसरा है यूरिया। देखो यूरिया थोड़ा लेस टॉक्सिक है, उससे उसके मुकाबले में कम टॉक्सिक है, अप्रॉक्स 1 लाख टाइम कम टॉक्सिक है। अच्छा, यूरिया का ना दूसरा नाम एमसीक्यू में बहुत पूछा जाता है, दैट इज कार्बामाइड। उसको क्या कहते हैं? कार्बामाइड। सही है। अब देखो बॉडी क्या करती है, NH3 को कन्वर्ट करती है इनटू यूरिया। कैसे कन्वर्ट करती है? बाय इनकॉर्पोरेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, ये मल्टीपल स्टेप का होता है, ये आपके काम का नहीं है डिटेल्स, बट इसको कहते हैं यूरिया साइकिल और ऑर्निथीन साइकिल। ठीक है, या तो इसको यूरिया साइकिल कहेंगे या ऑर्निथीन साइकिल कहेंगे, आप कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, सवाल पैदा होता है सर ये साइकिल होती क्या है, जो कि एक FAQ है आपका, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है MD कैट में। कहाँ होता है भाई? ये होता है कहाँ? लिवर में। तो liver have all those necessary enzymes that convert NH3 into यूरिया। तो बॉडी क्या करती है? ह्यूमन बॉडी एक्सक्रीट करती है। देखो ये एंजाइम चाहिए ना, लिवर के एंजाइम कहाँ मौजूद है? इंसानों में मौजूद है। तो ह्यूमंस क्या सिक्रीट करते हैं? यूरिया सिक्रीट करते हैं। ठीक है, तो यूरिया के हवाले से हमने उसका दूसरा नाम डिस्कस कर लिया, और हमने क्या कहा कि यूरिया बेसिकली कैसे बनता है? NH3 में कार्बन डाइऑक्साइड इनकॉर्पोरेट किया जाता है, पूरी साइकिल है जिसको ऑर्निथीन साइकिल और यूरिया साइकिल कहते हैं, दैट इज प्रेजेंट इन, दैट हैपेंस इन लिवर। और लिवर आपको पता है लिवर के जो एंजाइम है वो कहाँ मौजूद है? वो मौजूद है इंसानों में। तो जो इंसानों में एंजाइम मौजूद है, फिर जाहिर है ये यूरिया का कौन सिक्रेट करेगा? ह्यूमन सिक्रेट करेंगे। ठीक है, तो NH3 कौन सिक्रेट कर रहा था? रेप, क्या कौन सिक्रेट कर रहा था? एक्वाटिक एनिमल्स, फिशेस। क्यों? बिकॉज दे हैड लॉट्स ऑफ वाटर। हमारे पास ज़्यादा पानी नहीं था, तो अल्लाह ताला ने, नेचर ने हमें क्या अल्टरनेट दिया? लिवर एंजाइम। हमने क्या किया? उससे यूरिया बना लिया। अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि जिन बेचारों के पास नाइदर दे डू हैव लिवर एंजाइम्स, neither they have lots of water. So what they do is they secrete uric acid. तो ऐसे कौन से organisms हैं? They are birds and reptiles. ठीक है, तो birds और reptiles क्या secrete करते हैं? यूरिक एसिड। अब देखो जो जो सब्सटेंस NH3 secrete कर रहा है वो क्या कहलाता है? अमोनोटेलिक, जैसे कि मैंने पहले बताया। और जो सब्सटेंस यूरिया सिक्रेट कर रहा है दैट इज नोन एज यूरियोटेलिक। और कुछ ऐसे हैं जो कि मैंने जैसे अभी बताया, बर्ड्स और रेप्टाइल्स, दे आर सिक्रेटिंग यूरिक एसिड, तो उनको हम क्या कहेंगे? यूरिकोटेलिक। यूरियोटेलिक फॉर यूरिया, यूरिकोटेलिक CR है। तो याद रखना डिफरेंस, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो हमने अब बात कर ली कि भाई हमारा यूरिनरी आउटपुट या हमारा एक्सक्रीटरी आउटपुट क्या है? मेजर आउटपुट इज यूरिया। अब हम डिस्कस करेंगे कि भाई यूरिया कैसे है और यूरिया कहाँ मौजूद है। यूरिया इज द पार्ट ऑफ व्हाट एक्सक्रीटरी आउटपुट, मतलब क्या, किस चीज़ में यूरिया जाता है? ठीक है, देखो यूरिया जाता है यूरिन के अंदर। यूरिया इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ यूरिन। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा इसको बहुत एक एक चीज़ को समझाने के अंदाज में आप लोगों को पढ़ना, याद करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल ऑफ होम्योस्टेसिस इज कॉन्सेप्चुअल। ठीक है भाई, अब हमारे पास है यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस।
बेसिकली हम यूरिनरी सिस्टम ऑफ अ मैन पढ़ेंगे। मैन का यूरिनरी सिस्टम इसलिए क्योंकि देखो फीमेल यूरिनरी सिस्टम में ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, वहाँ पे हमारे पास जो है वो यूरिनोजेनिटल सिस्टम साथ मौजूद है, यूरिनो रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल में थोड़ा सा चीज़ें कम होती हैं ना समझने वाली, तो वो समझाने में भी आसानी होती है और पेपर भी उसी हिसाब से बनता है। और इनफैक्ट बुक्स में भी वही समझाया हुआ है, क्यों? क्योंकि वो उसमें इतना ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, उसमें इतनी ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस नहीं आ रही जिस तरह फीमेल में आ रही है, तो ये थोड़ा इजी है। अब देखो हमारे पास मौजूद है यूरिनरी सिस्टम। सबसे पहले मैं आपको यूरिनरी सिस्टम के पार्ट्स बता रहा हूँ कौन कौन से हैं। देखो यूरिनरी सिस्टम के पार्ट्स ना हमेशा पूछे जाते हैं। मैं आपसे पूछ लूँ ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम एक्सेप्ट, ये मुश्किल है। दूसरा मेरे पास तरीका ये है, मैं आपको कहूँ विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली which of the following option correctly identifies the sequence of organs of urinary system, और मैं सब organs दे दूँ, देखो पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, कौन सा मुश्किल है। सीक्वेंस वाइज ऊपर से नीचे जाते हुए कौन सा पहले आता है। मैं आपको चारों बताऊंगा यूरिनरी सिस्टम के पार्ट्स, और मैं आपको बताऊंगा कि वो किस सीक्वेंस में मौजूद है। तो यूरिनरी सिस्टम ऑफ अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम किडनी। किडनी से वो कहाँ जाता है, यूरेटर, और यूरेटर से कहाँ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर। ब्लैडर का लफ्ज जहाँ पे भी आए इसका मतलब है कोई चीज स्टोर हो रही है। इट मे आइदर बी गॉल ब्लैडर स्टोरिंग बाइल, इट मे बी यूरिनरी ब्लैडर स्टोरिंग यूरिन, और ब्लैडर के बाद फाइनली इट इज यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा के बाद फिर वो जो है वो एक्सक्रीटेड यूजिंग एक्सक्रीटेड बाय यूरिनोजेनिटल ऑर्गन। ठीक है, जो मेल फीमेल यूरिनोजेनिटल ऑर्गन है ना उसके थ्रू वो एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है, दिस इज द बेसिक आउटलाइन ऑफ यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, तो हमारे पास बच्चों इस तरीके से किडनी से यूरेटर, यूरेटर से ब्लैडर, और ब्लैडर से देन यूरेथ्रा, और देन हमारे यूरिनोजेनिटल ऑर्गन से ये डिसिपेट हो जाता है। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करेंगे किडनी के हवाले से। देखो बात सुनो, मैं आपको अगर चलो मैं थोड़ा सा ना उससे पहले यूरिनरी सिस्टम को कुछ बातें इसकी मज़ीद अगर आपको बताऊं तो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास हमने क्या डिस्कस करा कि हमारे पास किडनी आ गई। ठीक है, लेट्स से ये राइट किडनी है और ये लेफ्ट किडनी है। भाई बॉडी में चाहे लंग्स हो, चाहे ब्रेन हो, चाहे किडनी हो, चाहे कुछ भी हो, जब लेफ्ट राइट डिटरमाइन होता है ना बॉडी का, तो पेशेंट के रिस्पेक्ट से, सामने वाले के रिस्पेक्ट से बताना है, कभी भी अपने रिस्पेक्ट से नहीं बोलना है। ठीक है, तो जब हम मैं बोल रहा हूँ ना कि ये वाली किडनी जो बाज़ाहिर आपको स्क्रीन के राइट साइड पे नजर आ रही है, बट दैट इज लेफ्ट किडनी एंड दिस इज राइट किडनी, यानी राइट साइड ऑफ किडनी ब्लड बॉडी पे मौजूद है। ठीक है, तो अब ये मौजूद है। ठीक है, किडनी से देखो एक पाइप सा निकल रहा होता है इस तरीके से, दैट इज, ठीक है मैं रफ सा बना रहा हूँ बिकॉज दैट इज नॉट द मेन चीज। ठीक है, डायग्राम वाइग्राम बना के भी फैशन का शो तो नहीं है ना ये। ठीक है, ये देखो आयशा शेख, दिस पाइप इज नोन एज यूरेटर। यूरेटर के हवाले से इंतहाई थका हुआ सवाल, लेंथ 20 से, ये इनफैक्ट 25 से 30 मीटर, 30 to 25 सेंटीमीटर। ठीक है, सही है। अच्छा जी, यहाँ पर इसकी एक ओपनिंग मौजूद होती है दैट इज नोन एज रीनल पेल्विस। इसको क्या कहते हैं, रीनल पेल्विस। ठीक है, एंड इवेंचुअली यूरेटर कहाँ जाके एम्प्टी हो जाता है, ब्लैडर में। दिस इज नोन एज यूरिनरी
ब्लैडर, और ब्लैडर के बाद जैसे मैंने आपसे क्या कहा, यूरेथ्रा आता है, पाइप सा ट्यूब आती है, और फिर वो आगे लेके जाती है मेन कॉप्युलेटरी ऑर्गन तक, ठीक है, दिस इज नोन एज यूरेथ्रा। तो यूरेटर और यूरेथ्रा बोथ आर द ट्यूब्स, ठीक है, सही है भाई। अच्छा, जो यूरेथ्रा है ना, देखो यूरेथ्रा के पास ना कुछ वो है, क्या है यूरेथ्रा के, कुछ वो हैं, स्फिंक्टर्स हैं यूरेथ्रा की ना, ओपनिंग्स है, दैट इज नोन एज स्फिंक्टर्स। यूरेथ्रा की ओपनिंग्स होती हैं, दैट इज नोन एज स्फिंक्टर्स, ठीक है। वो स्फिंक्टर्स दो जगह मौजूद होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। जो इंटरनल होता है ना अंदर यूरेथ्रा के, इसके हवाले से याद रखो एक बात कि दिस इज इनवॉलेंट्री, यानी कि जब ये आपको पता है गॉल ब्लैडर फुल हो गया तो गॉल ब्लैडर से यूरिन आएगा यूरेथ्रा में, जब वो स्फिंक्टर्स पे ना रिसेप्टर्स लगे होते हैं, जब उन्होंने सेंस कर लिया ना कि भाई यूरिन भर गया है, यूरिन की अमाउंट ज़्यादा है, तो खुद ही जो है वो, देर इज़ एन अर्ज टू यूरिन, खुद जो है वो आपकी ब्रेन तक मैसेज जाता है कि अब मुझे यूरिनेट करना पड़ेगा क्योंकि ब्लैडर इज फुल, ठीक है। और एक्सटर्नल जो होता है वो फिर आपकी, आप जब हम यूरिनेट करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं ना, तो वो खुद खुलता है एक्सटर्नल, तो दैट इज वॉलेंट्री। तो बच्चों में ना एक्सटर्नल भी मौजूद बाज में नहीं होता, और बाज में इतना डेवलप होता ही नहीं है, तो वो इनवॉलेंट्री मसल्स के थ्रू तभी जो है वो बच्चों में, बच्चों के पास खुद कंट्रोल नहीं होता यूरिनेट पे, ठीक है। अब आपका काम है किडनी, बिकॉज किडनी इज द वन दैट इज मेकिंग यूरिन। और अब तक जो अमोनिया पढ़ रहे थे ना भाई साहब, बेटा वो अमोनिया, वो यूरिन, यूरिक एसिड, वो यूरिया, दैट इज ऑल द पार्ट ऑफ द यूरिन। मैंने आपसे क्या कहा, वो क्या है, मेटाबॉलिक वेस्ट है। मेटाबॉलिक वेस्ट सारा का सारा कहाँ जाता है, ब्लड में। ऑल ऑफ द ब्लड दैट रीचेस टू किडनी, उसमें से जो काम की चीज़ें वो वापस चली जाती हैं टूवर्ड्स सर्कुलेशन, और जो बेकार चीज़ें जो वेस्ट है जैसे कि यूरिया खुद है, दैट इज एंटर्ड इनटू किडनी, और अल्टीमेटली येलो लिक्विड बन के बाहर निकल जाता है, दैट इज मेजरली ऑफ यूरिन, यूरिया, एंड दैट इज नोन एज लिक्विड, ठीक है। तो आपका काम है किडनी को मारना, बाकी यूरेटर और यूरेथ्रा रास्ता है, गॉल यूरिनरी ब्लैडर क्या है, बैग है जिसमें वो स्टोर हो रहा है। तो आपको पढ़ना क्या है, मेन किडनीज। अब हम पढ़ेंगे किडनीज, और पहले मैं आपको किडनी का बताऊंगा स्ट्रक्चर, और फिर हम किडनी के बारे में स्टेप बाय स्टेप यूरिन फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि व्हाट हैपेंस इन किडनी दैट लीड्स टू यूरिन फॉर्मेशन। देखो किडनी के हवाले से याद रखो, किडनी के दो पार्ट्स होते हैं, नंबर वन इज उसका आउटर पार्ट, और नंबर टू इज उसका इनर पार्ट। हम पहले इनर पार्ट को देखते हैं। इनर वन इज नोन एज इनर मेड्यूला। इनर को क्या कहते हैं, मेड्यूला। याद रख लो, इनर मेड्यूला, आउटर कॉर्टेक्स, उसको ऐसे याद रख लो, आई एम ओ सी। आई एम यानी इनर मेड्यूला, ओ सी यानी आउटर कॉर्टेक्स, सही है। इनर मेड्यूला, आउटर कॉर्टेक्स, देखो इसमें क्या मौजूद होता है, कॉर्टेक्स में मौजूद होते हैं नेफ्रॉन और ब्लड वेसल्स। क्या मौजूद होती है, नेफ्रॉन एंड ब्लड वेसल्स। और इसमें क्या मौजूद होती है, इसमें मौजूद होते हैं कलेक्टिंग डक्ट्स, ठीक है। और अब हम बारी बारी ना नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ लो, फंक्शन खुद ही समझ में आ जाएगा, सही है। अब आ जाओ नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर पे। देखो सबसे पहले ना नेफ्रॉन के अगर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं ना, तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के हवाले से जरा कुछ बातें बता रहा हूँ, गौर से देख लेना, ठीक है। नंबर वन देखो, नेफ्रॉन में ना सबसे पहले इधर इस तरह से नेफ्रॉन की ओपनिंग होती है, गोल। ये 3DS का मतलब है ब्लड वेसल अब अंदर जा रही है, अंदर की तरफ, ठीक है। पर ऑब्वियसली मैं बोर्ड पे या कोई टीचर फेस टू फेस भी पढ़ाते हुए नहीं बना सकता, ठीक है, सही। अब ये देखो, यहाँ पर मौजूद होती हैं कुछ आर्टरीज,
आर्टीरियोल, छोटी छोटी आर्टीरियोल्स का ना क्लस्टर मौजूद होता है। दिस क्लस्टर इज नोन एज ग्लोमरुलस। ठीक है, यहाँ आर्टीरियोल्स ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं, दैट आर नोन एज ग्लोमरुलस। और यहाँ क्या मौजूद है, ये क्या है भाई, बोमन्स कैप्सूल। ये टिश्यू है जो इसका पार्ट है नेफ्रॉन का, दैट इज नोन एज, ये बोमन्स कैप्सूल कहलाते हैं। एंड कलेक्टिवली ग्लोमरुलस एंड बोमन्स कैप्सूल कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं, मेल्फिजियन बॉडीज। ठीक है, ये क्या कहलाएंगी, मेल्फिजियन बॉडीज। सही है, ठीक है। तो ये तो हो गया बिल्कुल छोटा सा स्ट्रक्चर। सही है। दूसरा, यहाँ कुछ और सेल्स मौजूद होते हैं, यहाँ मैं स्ट्रक्चर नहीं बता रहा, पूरा नेफ्रॉन का मैं बाद में दोबारा एक दफ़ा बना दूंगा। ग्लोमरुलस बता रहा हूँ क्या होता है। देखो ग्लोमरुलस का यहाँ पे ना कुछ सेल्स मौजूद होते हैं। उन सेल्स का काम क्या होता है, वो सेल्स कहलाते हैं पोडोसाइट सेल्स। और ये पोडोसाइट सेल्स बेटा प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं ना, एल्बुमिन ग्लोब्यूलिन वगैरह, जो ब्लड की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखते हैं, उन प्लाज्मा प्रोटीन्स की, अगर कोई प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड कैपिलरी से लीक हो जाए तो उसको वापस से क्या कराते हैं, रीएब्जॉर्ब कराते हैं इनटू ब्लड। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन्स की, एल्बुमिन ग्लोब्यूलिन खास तौर पे, उनकी रीएब्जॉर्प्शंस में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने ये स्ट्रक्चर इस हवाले से यहाँ देख लिया। देखो ग्लोमरुलस, मैंने आपसे क्या कहा, ग्लोमरुलस ये जो ब्लैक ब्लैक बनाया ना, इसको चलो चेंज कर देते हैं, रेड कर देते हैं। ठीक है, ताकि आपको याद रहने रखने में आसानी होगी। ठीक है, सॉरी। ठीक है, लाल कर दिया, इसका मतलब है आपको पता हो कि यहाँ क्या है भाई, ये ब्लड वेसल्स है। ठीक है, देखा, ग्लोमरुलस इज कैपिलरीज। और इसके अलावा यहाँ नॉर्मल किडनी नेफ्रॉन के सेल्स टिश्यूज मौजूद हैं, दैट आर नोन एज बोमन्स कैपिसूल, एंड कलेक्टिवली बोथ ऑफ देम आर नोन एज मेल्फिजियन बॉडीज। उसके अलावा मैंने आपसे क्या कहा, क्योंकि यहाँ कैपिलरीज है तो कैपिलरीज में से ब्लड लीक आउट हो सकता है, तो उसके लिए सेल्स मौजूद हैं जो कि अगर कोई प्लाज्मा प्रोटीन लीक आउट हो तो उसकी रीएब्जॉर्प्शन करें। ठीक है, दैट आर नोन एज पोडोसाइट सेल्स। ठीक है, अब हमारे पास कुछ आर्टरीज होती हैं। आर्टीरियोल्स कहो, आर्टरीज कहो, एक ही बात है, साइज का फर्क होता है। आर्टरीज एंड होके आर्टीरियोल्स बनते हैं, बस क्या फर्क है। देखो ग्लोमरुलर आर्टरीज क्या होती हैं बेटा, सराउंड ग्लोमरुलस। ठीक है, पर उसके अलावा कुछ और आर्टरीज होती हैं। अच्छा, सराउंड्स ग्लोमरुलस। मैं यहाँ एक आर्टरी के का नाम लिख रहा हूँ और मैं 5 मिनट बाद आपको बताऊंगा व्हाट दोज आर्टरीज आर कॉल्ड। उनको कहते हैं पेरीट्यूब्यूलर आर्टरीज। काम क्या करती हैं, किसके अराउंड आती हैं, वो बाद में। पेरीट्यूब्यूलर आर्टरीज। अब आ जाएं दोबारा नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के ऊपर। सी, एज सून एज ग्लोमरुलस एंड्स, देखो अगेन वोमन्स कैप्सूल, ये अंदर के टिश्यूज, और कुछ यहाँ से ब्लड कैपिलरीज। सही है। अब देखो भाई मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से ना, अब ये नेफ्रॉन अंदर, मैंने आपसे पहले ही कहा, ये खुला हुआ है, जैसे 3D। ये अंदर से एक ट्यूब जा रही होती है इस तरह से, और ये पूरा स्ट्रक्चर इस तरह से बन रहा होता है। ठीक है,
डायग्राम की एक्यूरेसी पे फोकस नहीं करो, हम पिकासो नहीं, हमें डायग्राम नहीं बनानी, हमें कॉन्सेप्ट समझने, ठीक है। और फिर इस तरीके से यहाँ ठीक है, ये कलेक्टिंग डक्ट बन गई इस तरह से, ठीक है। ये एम्प्टी इसलिए रखा क्योंकि डायरेक्ट यहाँ आके एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। अब पहले नाम बता रहा हूँ स्ट्रक्चर्स पे, फिर काम बता रहा हूँ, सिर्फ नाम पढ़ो अभी, ठीक है, और कुछ नहीं, फंक्शन सब बाद में। नंबर वन, दिस इज नोन एज कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो मुझे बताओ, ये भी कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होगी और ये भी क्या होगी? कॉन्वोल्यूटेड का मतलब क्या है कि इसकी ओरिजिनल लेंथ क्या है, बहुत ज़्यादा है, बट दिस इज हाईली हाईली कॉइल्ड ट्यूब, ताकि सरफेस एरिया कम हो। ये क्या आ रही है, ये पहले आ रही है, दिस इज क्लोज टू द ओरिजिन ऑफ नेफ्रॉन, दिस इज फार अवे फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ नेफ्रॉन। तो जो फार होता है ना ओरिजिन से, उसको कहते हैं डिस्टल, और इसको क्या कहेंगे? प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल, ठीक है, प्रॉक्सिमल उसको कहते हैं जो आपकी ओरिजिन के करीब हो। जैसे अंगूठा, राइट हाथ में अंगूठा ओरिजिन के करीब है, छोटी उंगली ओरिजिन के दूर है, तो अंगूठा प्रॉक्सिमल, उंगली छोटी वाली डिस्टल। उसको राइट हैंड पे रख के देख लेना, लेफ्ट पे उल्टा हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना। ये जो कलेक्टिवली एक यू शेप बन रहा है, दिस इज नोन एज लूप ऑफ हेनली। ये देखो, ये नीचे जा रहा है लूप ऑफ हेनली का पार्ट, इसको क्या कहेंगे? और वो ऊपर जा रहा है, तो जो नीचे जा रहा होता है ना बेटा, उसको कहते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली। और इसको आप क्या कहेंगे? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लिम्ब कहते हैं हाथ को, ठीक है, हाथ या पाँव को, किसी को भी। तो ये भी क्योंकि उनके जैसा ही नजर आता है, इसलिए इसका नाम लिम्ब दिया, ठीक है। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली, राइट। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। तो नेफ्रॉन का हमने स्ट्रक्चर देख लिया। अब हम क्या करेंगे बेटा? I told you I'll come back to peritubular arteries. These are the arteries that surround loop of Henle and PC, proximal and distal convoluted tubule. समझ में आई? Surrounds proximal convoluted tubule को PCT, DCT and loop of Henle. हेनली इसलिए क्योंकि हेनली ने इस पूरे स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था, ठीक है। ऑलराइट, स्ट्रक्चर में दोबारा बता दूं, दिस इज ग्लोमेरुलस इन रेड, सराउंडेड बाय मोमस कैप्सूल एंड कलेक्टिवली नोन एज Malpighian bodies। उससे origin क्या हो रही है? Convoluted tubule, that is known as proximal convoluted tubule। proximal convoluted tubule से क्या बन रहा है बेटा? loop of Henle। और descending और ascending उसकी limbs हमने अलग डिस्कस कर ली स्ट्रक्चर वाइज। और फिर हमने क्या कहा कि बेटा एक और convoluted tubule बन गई, that is distal convoluted tubule, ठीक है। ऑलराइट, नाउ अब आपका काम है यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन समझना है थ्रू ऑल ऑफ दिस, और यूरिन फॉर्मेशन में आपको खुद ही ना स्टेप्स समझ में आ जाएंगे, ठीक है। पहले हम यूरिन फॉर्मेशन कर रहे थे, एंड में मैं आपको इंशाल्लाह ताला किडनी के अदर फंक्शन भी बता दूंगा, ठीक है। अब यूरिन फॉर्मेशन, और एंड यूरिन फॉर्मेशन हैज थ्री मेजर स्टेप्स, 1 2 3, ठीक है। नंबर वन इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। पहला क्या कहलाता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है।
ultrafiltration. Number two is known as selective reabsorption. ठीक है, और नंबर तीन कहलाता है, क्या होगा, ट्यूब्यूलर सीक्रीशन। सही है, नंबर तीन क्या कहलाएगा, ट्यूब्यूलर सीक्रीशन। मैंने आपसे क्या कहा, अगेन देर आर थ्री मेजर मेजर स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन होता है इन तीनों से। एक और चीज जो कहलाती है काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म कोई प्रोसेस नहीं है यूरिन बनाने के लिए, बट वो ऐसे ही, चलो उसको हम मेजर प्रोसेस में नहीं गिनते, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, चौथा हम याद रखेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म। सही है। तो बेटा यूरिन फॉर्मेशन में हमारे पास चार चार स्टेप्स होते हैं, दैट इज नोन एज अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूब्यूलर सीक्रेशन एंड काउंटर करंट मैकेनिज्म। मैं जहां जहां रोक रहा हूँ इसका मतलब है कि वो आपने अपने मुंह से वर्बली बताना है, वीडियो पॉज करके बता दें या फिर मुंह से बोलें, ताकि जब आप बोलेंगे ना तो आपको खुद भी तो याद रहेगा कि भाई हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, नाउ अब हम इन तीनों को अलग अलग सेपरेटली डिस्कस करेंगे, सही है, चारों को। नंबर वन इज नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। देखो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नाउ फॉर सपोज ब्लड आया ग्लोमरुलस के थ्रू बोमन्स कैप्सूल तक आया, मेल्फिजन बॉडीज तक आया, ग्लोमरुलस तक, सही है, बोमन्स कैप्सूल तक आया, ठीक है, थ्रू। और उन आर्टरीज को क्या कहते हैं जो इसके अराउंड होती हैं, ग्लोमरुलस या आर्टीरियोल्स भी कह सकते हैं आप उनको, ठीक है। वो आया, यहाँ आने के बाद क्या होगा, उसको करा जाएगा रीएब्जॉर्ब, ठीक है। अब फिल्ट्रेशन यानी एट हाई प्रेशर, आप उसको क्या कहते हैं, एट हाई प्रेशर इट इज फिल्ट्रेटेड, ठीक है। तो ब्लड को क्या किया जाता है, हाई प्रेशर पे फिल्ट्रेट किया जाता है, ठीक है। वेस्ट मटेरियल, ठीक है, तो जो वेस्ट मटेरियल होता है जो बॉडी के काम का नहीं होता, दैट गोज टू, वो कहाँ जाएगा, दैट इवेंचुअली गोज टू proximal convoluted tubule and is called filtrate। उसको क्या कहा जाता है, फिल्ट्रेट कहा जाता है, सही है। दिस प्रोसेस इज नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। अब सवाल पैदा होता है, किडनी को ब्लड कितना मिल रहा है, बेटा किडनी को ब्लड मिल रहा है 180 लीटर्स, 180 लीटर अ डे इज रिसीव्ड बाय किडनी। और उसमें और फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट जो होगा वो ऑब्वियसली आपको पता है यूरिन में जाएगा, तो अराउंड यूरिन या अराउंड फिल्ट्रेट कितना होता है, 2.5 लीटर्स, ठीक है। वैल्यूज सिंह बोर्ड के बच्चों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आती है, सही है। नाउ सेकंड इज सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। इज द प्रोसेस वेयर some molecules are absorbed
आर नॉट। तो कुछ मॉलिक्यूल को बॉडी क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और कुछ मॉलिक्यूल को बॉडी छोड़ देती है, इसीलिए इसको सेलेक्टिव कहा गया है। ठीक है, तो ये क्या होती है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। ठीक है, तो क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन हो रही है। ठीक है, अब मैं आपको एक एक सब्सटेंस की रीएब्जॉर्प्शन बता रहा हूँ जो कि हो रही है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। ठीक है, पीसीटी में वाटर हो रहा है। ठीक है, फिर सोडियम आइंस। ठीक है, ये कुछ कुछ अमाउंट में होते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं होते। ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है, और 100% ऑफ ग्लूकोज। ये तो कुछ कुछ हो रहा है ना, 100% ग्लूकोज। अगर खुदा ना खास्ता ये 100% रीएब्सॉर्ब नहीं हो रहा, पेशेंट पक्का पक्का डायबिटिक है। पक्का पक्का पेशेंट कैसा है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस है, यानी वो दवाइयाँ नहीं ले रहा है। ठीक है, अच्छा, ऊपर के जो भी सब्सटेंस है ना वो रीएब्सॉर्ब हो रहे पैसिवली, यानी कि सिंपल डिफ्यूजन। ग्लूकोज कैसे हो रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से हो रहा है। सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होती है, सोडियम अंदर आ जाता है, ग्लूकोज उसके दोनों के दोनों बल्कि बाहर जाएंगे। ठीक है, सही सही। अच्छा जी, तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन इज फैसिलिटेटेड बाय ADH। Water is facilitated by ADH, and sodium is facilitated by sodium facilitated by facilitated by एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, मैं आपको फिर बता दूं, वाटर को ट्रांसपोर्ट ADH कर रहा है। कैसे कर रहा है, वाटर पैसिवली और सोडियम और ग्लूकोज एक्टिवली। ठीक है, देखो होता पता है कि सेल मेम्ब्रेन में ना एक्टिव ट्रांसपोर्ट जब होती है ना तो कैसे होती है, सोडियम और ग्लूकोज दोनों जो है वो बाहर जाते हैं, दोनों के दोनों जाएंगे, इसको सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। ठीक है, दिस इज हाउ रीएब्जॉर्प्शन हैपेंस। तो रीएब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ हो रही है मैं आपको बताऊं, तो अगर मैं आपको थोड़ा और बताऊं ना, तो रीएब्जॉर्प्शन हो रही है वहाँ पीसीटी और डीसीटी में तो हो रही है, पर लूप ऑफ हेनली में भी हो रही है। तो याद रखो, लूप ऑफ हेनली दो है, दो पार्ट्स का है, यानी डिसेंडिंग भी है, और तो डिसेंडिंग में ना, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली इज impermeable to sodium, impermeable to sodium ions and chloride ions। ठीक है, और ascending is impermeable to water। ठीक है, दोबारा यूरिन फॉर्मेशन रिवाइज करते हैं। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा, सेलेक्ट, पहला प्रोसेस क्या हो रहा है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या हुआ, बॉडी ने, रेफ्रॉन ने रिसीव किया ब्लड को, उसने कहा भाई कुछ चीज़ें मेरे काम की हैं, अमोनिया है और वाटर है, कुछ आइंस है, कुछ वेस्ट मटेरियल है, ड्रग्स जो लोग यूज़ करते हैं, मैं दवाइयाँ कह रहा हूँ भाई। ठीक है, तो दवाइयाँ जो लोग यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली उनकी दवाइयाँ का वेस्ट मटेरियल सारा का सारा निकलेगा, एंड ऑल ऑफ दिस दैट गोज टू नेफ्रॉन, वो आगे चले जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब में, एंड दैट इज नोन एज फिल्ट्रेट। ठीक है, उसको हमने क्या नाम दिया था, फिल्ट्रेट का नाम दिया था। फिर हमने ये कहा कि 180 लीटर बॉडी रिसीव करती है ब्लड को, जिसमें से ओनली 2.5 लीटर यूरिन इज फॉर्म, यानी सिर्फ 2.5 लीटर आगे फिल्ट्रेट बनता है, जो आगे मेरे यूरिन बनता है। ठीक है, सही है। नेक्स्ट हमने ये बात कही कि सेकंड प्रोसेस है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, जहाँ बॉडी का नेफ्रॉन का डिफरेंट पार्ट डिफरेंट सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब करता है, जिसमें हमने प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की बात करी कि वो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर, सोडियम, पोटेशियम करता है,
और 100% ऑफ ग्लूकोज करता है। खुदा ना खास्ता, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, यूरिन की रिपोर्ट्स, अगर आप ज़िंदगी में आप लोग डॉक्टर्स बनेंगे, बड़े बड़े डॉक्टर्स, अगर आप लोग कभी भी अपने घर वालों की किसी की रिपोर्ट पढ़ें यूरिन की, ग्लूकोज देके, आप यकीन से कहें कि पेशेंट क्या है, डायबिटिक पेशेंट है। डायबिटीज मेलाइटिस का मतलब यही है कि पेशेंट को यूरिन ज़्यादा आएगा और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन में उसकी यूरिन में क्या होगा, ग्लूकोज होगा। सही है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने कहा कि जो वाटर है उसको कौन सा हार्मोन, एडीएच या वेसोप्रेसिन भी कहलाता है, ये वो फैसिलिटेट करता है। और सोडियम के हवाले से कहा कि अल्डोस्टेरॉन जो है वो उसको हेल्प करता है। अगेन सोडियम को कौन ट्रांसपोर्ट करा रहा है, सोडियम एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जा रही है, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स, और पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू हमारे पास हमारा ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, ग्लूकोज और सोडियम इज एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। लूप ऑफ हेनली जो डिसेंडिंग है उससे कभी भी वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं होगा, चाहे एडीएच वेसोप्रेसिन हो या नहीं हो। ठीक है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनली से, और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली से कभी भी सोडियम और क्लोराइड जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे, चाहे एल्डोस्टेरॉन हो या नहीं हो। अब बात ये बेटा, नेक्स्ट इज नोन एज, तीसरे वाला क्या कहलाएगा, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। सिक्रीशन का मतलब क्या है, मटेरियल्स फ्रॉम ब्लड वेसल्स अराउंड द नेफ्रॉन एंटर्स द फिल्ट्रेट। समझ में आई, पहले क्या हो रहा था ये एब्जॉर्प्शन में, लूप ऑफ हेनली से चीज़ें बाहर ब्लड में जा रही थी, अब क्या होगा, कुछ बाहर का मटेरियल जो अनवांटेड है और रह गया है बाय चांस, तो वो भी बॉडी जो है वो एक रीचेक जैसे हम कहते हैं ना पेपर को, वैसे वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, एंटर्स फिल्ट्रेट। ठीक है, तो अब कोई अगर कोई मटेरियल रह गया तो वो भी क्या होगा, ट्यूबुलर सिक्रीशन के थ्रू आ जाएगा। कुछ भी हो, यूरिया हो, क्रिएटिन हो, क्रिएटिनाइन हो, ठीक है, और आइंस होते हैं, पोटेशियम, आपकी दवाइयाँ हो सकती हैं, ड्रग्स दवाइयों को कहते हैं भाई। ठीक है, काउंटर करंट मैकेनिज्म में क्या होता है, देखो, जो फ्लूइड यहाँ पर आया लूप ऑफ हेनली में, ठीक है, ये इसको मैं दोबारा सही से बनाता हूँ। दिस इज डिसेंडिंग, दिस इज असेंडिंग। ठीक है, अब होता क्या है, यहाँ पे जो फ्लूइड मौजूद है उसमें क्या है, यहाँ पे सोडियम आयन ज़्यादा होंगे। ठीक है, क्योंकि दिस मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू सोडियम आइंस, तो यहाँ पर क्या है, सोडियम और क्लोराइड आइन ज़्यादा है। और यहाँ पर क्या है, दिस मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू वाटर, तो यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर वाटर ज़्यादा है। तो मुझे बताओ, दोनों लूप ऑफ हेनली के दोनों लिम्स में क्या है, डिफरेंट है ना कंडीशन। तो डिफरेंट कंडीशंस होने की वजह से क्या है, वाटर की ट्रांसपोर्ट जो भी यूरिन या जा रहा है वो काउंटर जा रहा है, काउंटर यानी कि डिफरेंट कंसंट्रेशंस का जा रहा है। दिस इज नोन एज काउंटर करंट मैकेनिज्म। समझ में आई कि डिसेंडिंग में जो है वो सोडियम और क्लोराइड ज़्यादा है, और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड कम हो जाएगा, वाटर ज़्यादा हो जाएगा, रेफरेंशियल बात हो रही है। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड अगर ज़्यादा है तो वो वाटर से ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। दिस इज हाउ बॉडी एक्चुअली फॉर्म्स यूरिन। यूरिन बॉडी में इस तरह से बनता है, थ्रू गोइंग थ्रू वेरियस पोजीशंस ऑफ नेफ्रॉन। अब हमारे पास बेटा दूसरी चीज कहलाती है, जब आपने ये सारी चीजें पढ़ ली तो मैं एक और जो चीज मैं यहाँ नेक्स्ट बताना चाह रहा हूँ ना, अब हम पढ़ेंगे किडनी के अपने मुख्तलिफ फंक्शंस, किडनी के मुख्तलिफ फंक्शंस। तो किडनी क्या क्या काम कर रही है, अब हम वो तमाम चीज़ों को यहाँ पर इस हवाले से देखेंगे। ठीक है, नाउ
हमारा काम ये है कि किडनी के जो अदर फंक्शन है उनको देखना। किडनी का एक बहुत बड़ा फंक्शन क्या है? टू प्रोड्यूस रेनिन, हॉर्मोन्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है। तो हम उन हॉर्मोन्स को जरा यहाँ पे देखते हैं, ठीक है भाई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब तक क्या पढ़ रहे थे? अब तक हमने बेटा क्या पढ़ा? एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया एंड अदर मटेरियल्स। एंड थोड़ा मेरा अजीब सा हो गया ना। एग्जाम्पल वाटर। तो मुझे बताओ, बॉडी में अगर पानी कम हो गया तो क्या होगा? एडीएच की सिक्रीशन कम हो जाएगी, और अगर पानी बढ़ गया तो एडीएच की सिक्रीशन बढ़ जाएगी। पानी कम, एडीएच ज्यादा, तो एडीएच ज्यादा तो वो रीएब्सॉर्ब ज्यादा कराएगा, जो पानी कम था वो बढ़ जाएगा। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और यही तो ऑस्मो रेगुलेशन भी हो रही है। तो मैंने आपसे वादा किया था कि जब आप पढ़ेंगे मेरे साथ एक्सक्रीशन, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जो है वो एक्सक्रीशन के अंदर ही बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन भी हो रही है। सही है। अब हमारे पास बेटा किडनी के कुछ बीमारियां हैं जो हम किडनी के हवाले से देखेंगे, बट बिफोर दैट विल मूव ऑन टू हॉर्मोन्स फॉर्म्ड बाय किडनी। नंबर वन, रेनिन। रेनिन का काम बता रहा हूँ, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपके काम का नहीं है। What renin does is renin maintains blood pressure. Blood pressure maintenance, ठीक है। नाउ सपोज एक कंडीशन दे रहा हूँ, आप गए माउंटेन्स पे। माउंटेन्स पे क्या होता है? एल्टीट्यूड ज़्यादा होता है, तो बॉडी नीड्स O2। जब ऑक्सीजन ज़्यादा है, ऑल आरबीसीज आर, सारे आरबीसी क्या हो जाएंगे? ऑक्यूपाइड हो जाएंगे। ऑक्यूपाइड। ऐसी सूरत में किडनी एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है, दैट इज नोन एज एरिथ्रोपोएटिन। एरिथ्रोपोएटिन क्या करता है? आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ाता है। आरबीसी बढ़ाए, जैसे ही आरबीसी बढ़ा तो O2 इज मोर एक्वायर्ड, ऑक्यूपाइड, ज़्यादा ऑक्सीजन ऑक्यूपाई हो रही है। सही है। तो ये तमाम तमाम चीज़ें हमारे पास किडनी के मुख्तलिफ फंक्शन हम जो पढ़ते हैं वहाँ पे समझाई जाती है, ठीक है। अब बच्चों हमारे पास, मैं आपको एक कुछ पढ़ा रहा हूँ किडनी के हवाले से, कुछ बीमारियाँ, इनफैक्ट यूरिनरी सिस्टम के हवाले से कुछ बीमारियाँ, और हम उन तमाम तमाम बीमारियों को इस यहाँ पर देखेंगे। सही है, ठीक है। आपके जो सिलेबस में चीज़ रहती है ना, वो क्या रहती है? अब जो हमने डिस्कस करना है वो रहता है यूरिनरी फेलियर, किडनी फेलियर और किडनी स्टोन्स, ठीक है। व्हाट अबाउट किडनी स्टोन्स? देखो किडनी में क्या होता है, कुछ कैल्शियम के और ऑक्जेलेट के स्टोन्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। accumulation ऑफ कैल्शियम एंड ऑक्जेलेट सॉल्ट्स। तो कैल्शियम के ना सॉल्ट्स बॉडी में क्या हो जाते हैं? बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है? वो स्टोन्स की शक्ल इख्तियार करने लग जाते हैं, और इस कंडीशन को क्या कहते हैं? किडनी स्टोन्स। तो अगर तो ये किडनी स्टोन्स कैल्शियम के सॉल्ट्स की वजह से है, कैल्शियम का लेवल बढ़ा हुआ है और उसकी वजह से स्टोन्स हो रहे हैं, तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे? हाइपर कैलकूरिया। और अगर ऑक्जेलेट भी बढ़ा हुआ है कैल्शियम के साथ, तो उसको क्या कहेंगे? हाइपर ऑक्जेलेटूरिया या ऑक्जेलूरिया। दैट इज नोन एज हाइपर ऑक्जेलूरिया या ऑक्जेलेरिया, राइट। और
किडनी स्टोन्स के अपने नाम बता रहा हूँ, इसको कहते हैं नेफ्रोलिथियासिस। किडनी स्टोन्स को क्या कहते हैं? या ऐसी कंडीशन जिसमें किडनी स्टोन्स मौजूद हों, दैट लीड्स टू इन्फ्लेमेशन ऑफ नेफ्रॉन। और इस कंडीशन को क्या कहते हैं? मैंने आपसे क्या कहा, इस कंडीशन, दिस इज नोन एज नेफ्रोलिथियासिस। या यूरोलिथियासिस। तो दिस कंडीशन इज नोन एज किडनी स्टोन्स। तो ये तमाम तमाम बातें किडनी स्टोन्स के हवाले से ये समझाई जाती हैं। और इसको लिथोनेफ्राइटिस भी कहते हैं, किडनी इन्फ्लेमेशन को, ठीक है। और इसको ट्रीट कैसे करना है? इसको ट्रीट करने का तरीका ये है, आरएक्स कहलाता है ट्रीटमेंट। उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक जो किडनी का को ट्रीट करने का तरीका है वो क्या होता है, एक्स्ट्रा कॉर्पियल, यानी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, एक्स्ट्रा कॉर्पियल शॉक वेव लिथोट्रॉप्सी, ठीक है। तो ये पेनफुल प्रोसीजर है, बट इट्स वेरी ऑफ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है। तो ये अच्छा मतलब कामयाब जाता है। मेरे मामू ने भी रिसेंटली करवाई है। तो 45 to 60 मिनट्स का प्रोसीजर है, बट इट्स वेरी 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 पेनफुल प्रोसीजर, ठीक है। नाउ सेकंड एक और ट्रीटमेंट होती है, दैट इज नोन एज परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी। मुश्किल मुश्किल नाम है ना, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, पेशेंट को ना जनरल एनेस्थीसिया दे दिया, तो वो पेशेंट स्लीप सो जाता है। जब वो सो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, उसके ब्लैडर को ड्रेन करेंगे। और ब्लैडर को ड्रेन करने के बाद जो है वो एक डिवाइस अंदर जाती है बॉडी के, और वो डिवाइस क्या करती है, वो उसको तोड़ना शुरू कर देती है, ठीक है। थर्ड मेथड इज नोन एज लेप्रोस्कोपिक पाइलोलिथोटोमी। क्या कहते हैं, लेप्रोस्कोपिक पाइलोलिथोटोमी, ठीक है। यानी कि 3 स्टेप में बता रहा हूँ। ओपन द किडनी, पेशेंट को सुलाया एनेस्थीसिया देके, ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में, किडनी ओपन करी, स्टोन्स को हाथ से निकाला, रिमूव द स्टोन्स, ये बहुत सीवियर केसेस में किया जाता है। और क्लोज द किडनी। सही है। तो ये तमाम तमाम चीज़ें किडनी के हवाले से ये बताई जाती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एक और चीज़, दैट इज नोन एज किडनी फेलियर। किडनी फेलियर में क्या होता है, किडनी स्टॉप्स वर्किंग, सही है। सही है। तो ये हमारे पास एक और कंडीशन है, दैट इज नोन एज किडनी फेलियर। किडनी फेलियर के पेशेंट इवेंचुअली किडनी या तो ट्रांसप्लांट करें, या तो किडनी